तो मैं बोल रहा था कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म जो फिलअप किया था, तो उसमें जो जो रिक्वायरमेंट आई थी उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आए थे। तो उसमें मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन का आया था और कैलकुलस का आया था। तो कैलकुलस अभी खैर बाकी है, अभी होना रेगुलर क्लासेस में। तो आपको लगता है कि आप वहां से कर सकते हो, उसमें समझ में आ रहा है अच्छे से, या फिर मुझे लेने की रिक्वायरमेंट है कैलकुलस, तो वो बता देना, ताकि कोनिक सेक्शन के बाद मैं कैलकुलस ले लूं, या फिर कोनिक सेक्शन के बाद में एलजेब्रा या फिर वेक्टर 3D या फिर उस तरह के टॉपिक ले सकता हूँ। ठीक है। सेकेंड चीज, फिजिक्स में ज्यादातर बच्चों ने मैकेनिक्स का कहा था, खासकर रोटेशनल मोशन, है ना। तो या तो मैं रोटेशनल मोशन, आपको डायरेक्टली रोटेशनल मोशन पढ़ना है, या फिर काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन और फिर रोटेशनल मोशन, इस सीक्वेंस में जाना नेक्स्ट 5 डेज में, या फिर डायरेक्ट रोटेशनल मोशन के आपको क्वेश्चन करा दिए जाए। और तीसरी चीज मुझे ये पूछनी है कि केमिस्ट्री में आप लोग में से जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा था, उसमें रिक्वायरमेंट आई थी कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, और ज्यादातर बच्चों ने इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा था, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो वो टॉपिक भी अभी कवर होने वाले हैं आपकी रेगुलर क्लासेस में, तो फिर मैंने वो भी देखा था कि वो रेगुलर में हो रहे। अच्छा, आपका केमिस्ट्री का टीचर चेंज हुआ है? आप में से कोई रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है? एनीवन? हरिओम, रोहित, समृद्धि, आप में से कोई रेगुलर अभी जो क्लासेस चल रही है एडवांस की, उसमें अटेंड करते हो? केमिस्ट्री का टीचर आपको इशू आ रहा था तो मैंने चेंज करवाया था, तो क्या टीचर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई बता सकता है? हाँ रोहित, अनम्यूट करके बता दो, हुआ है? यस सर, चेंज हो। तो वो पहले से बेहतर है या फिर मतलब नहीं समझ में आ रहा अभी भी? सब बेहतर। पहले से अच्छे हैं? यस। ठीक है। तो फिर वो उसमें शायद आपका जो जो मैंने शेड्यूल देखा था, उसमें केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम कवर हो रहा है ना? ये सुनो, अभी शायद बाकी है ना आपका केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, आपने देखा है यस। टाइम टेबल? तो अगर आपको फिर भी कोई पुराना टॉपिक और चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता दो कि सर केमिस्ट्री में ये रिक्वायरमेंट है, ये करवा दो। फिजिक्स की जहां तक बात है, तो फिजिक्स में मैंने आपको जैसे बताया मैकेनिक्स में करवा सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट और ये शायद कवर होने वाले हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस समृद्धि, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलेशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स और कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स, ये ले सकता हूँ। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट? हरिओम, रोहित, अंकित, इशिता, अभिषेक एंड तनिषा, तीनों सब्जेक्ट में। और कोई आपको, देखो मैंने पोल भी डाला है। अब देखो हो क्या सकता है, 10 दिन बच रहे हैं लगभग, राइट? 10 डेज यहाँ से बाकी हैं। उन 10 दिन में या तो मैं 6 से 9 आपकी डाउट डिस्कशन क्लासेस लगा सकता हूँ, तीनों सब्जेक्ट की 1-1 घंटे की। सेकेंड ऑप्शन ये है कि इनको सिलेक्टेड टॉपिक का क्वेश्चन और थ्योरी रिवाइज करवा दूं, जो भी आप बोलोगे, वेक्टर हो गया, कैलकुलस हो गया, इस तरह से मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ऑप्शन ये है अपने पास कि हम या तो क्या कर सकते हैं, 2023 मतलब पिछले 4-5 साल के पूरे पूरे पेपर आपको सॉल्व करवा दूं। ठीक है। और चौथा ऑप्शन ये है कि आप बोलो तो सब सारे चैप्टर्स का एक शॉर्ट में फॉर्मूला रिवीजन, अगर आप फॉर्मूला रिवीजन खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, आपको टीचर से करवाना तो ये, इसके लिए मैंने पोल भी डाला है। तो आपकी क्या मेजर रिक्वायरमेंट है फॉर नेक्स्ट कमिंग डेज? कैलकुलस, ओके। अभी जो रेगुलर क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा क्या आपको, समझ में नहीं आ रहा कैलकुलस, क्योंकि उसमें कैलकुलस शायद बाकी है। हरिओम, आप कर रहे हो क्लासेस, उसमें मैथ्स का कैसा चल रहा है? सर वहाँ पर पीवाईक्यू करा रहे हैं। अच्छा, पीवाईक्यू तो करा। हाँ हाँ, सर आपको रिक्वायरमेंट कॉन्सेप्ट, क्या है, मतलब थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन प्लस पीवाईक्यू? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। समृद्धि, सेम द केस, ऐसा ही है कि आपका भी कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू दोनों की रिक्वायरमेंट है? ओके ठीक है। तो ठीक है, मैक्सिमम लोगों का कैलकुलस का आ रहा है रिक्वायरमेंट, तो मैं काम करूंगा ये कोनिक हम कवर करके, क्योंकि तो कोनिक भी बहुत ज्यादा वेटेज कवर करता है, राइट? स्ट्रेट लाइन सर्कल के बाद कोनिक, मतलब कोनिक इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोनिक पोर्शन है खासकर, क्योंकि आपके एक तो सिलेबस में डिलीट भी हो गया था, तो बहुत सारे लोगों को टेंजेंट नॉर्मल शायद भूल गए होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है 11th में उनको तो ध्यान होगा। लेकिन इस क्या कहते हैं, कोनिक का भी बहुत हाई वेटेज है, और इसके साथ कैलकुलस का भी हाई वेटेज है। तो हम फिर यही करते हैं, नेक्स्ट अगले 2-3 क्लास में कोशिश करेंगे कि कोनिक पूरा फिनिश हो जाए अच्छे से, ताकि आप लोगों को से कोनिक, देखो कोनिक से भी 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद इस वीकेंड के एंड तक हम जाते जाते कोशिश करेंगे कैलकुलस को भी कवर कर लें। ठीक है चलो, तो फिर मैथ्स में मैं यही रखता हूँ, कोनिक सेक्शन एंड कैलकुलस हम टारगेट रखते हैं। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, वेक्टर 3D होगा तो वेक्टर 3D उठा लेंगे, या फिर वेक्टर 3D नहीं तो मैं आपको फॉर्मुला रिविजन करा दूंगा। क्लियर है? फिजिक्स में क्या करवाऊं, मैकेनिक्स करवा दूं आपको क्या, बोलो? फिजिक्स में क्या की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो चल रहा है रेगुलर क्लासेस में वही अटेंड, क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फिर आप क्लासेस भी आना पड़ेगा यूं,
या फिर आपका जो रेगुलर क्लासेस में चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में वो चलने दें साइड बाय साइड? जल्दी बता दो, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में और कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है क्या? ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट हो, या फिर मुझे या तो आपका रेगुलर क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो तो रेगुलर क्लासेस में चलने देना, तो चैट बॉक्स में लिख देना कि सर हम रेगुलर क्लासेस में जो टॉपिक बच्चे उनको ही कर लेंगे। सेपरेटली अगर अलग से आपको कोई क्लासेस लगवानी हो तो उसके बारे में बता देना, ताकि मुझे ध्यान रहे। आप लोग चैट बॉक्स में अपना अपना आइडिया दे देना, ठीक है? चलो ओके, ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इस टॉपिक को आज देखते हैं मैक्सिमम कितना कवर पाते हैं। इसमें देखो, इस जो टॉपिक है पैराबोला, इसमें थ्योरी और कुछ रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसमें टेंजेंट नॉर्मल डिलीट हो गया था, लेकिन उसी से एडवांस में तो क्वेश्चन आने ही है, क्योंकि एडवांस में तो पूरा पोर्शन ही आता है। और एडवांस में जो पोर्शन पूरा आता है उसमें भी कोनिक सेक्शन में इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज और उन फॉर्मूला को अगर आपने याद कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस करोगे तो टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आज मैं आपको सारा फॉर्मूले जो जो भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ काम काम की चीज यही बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएंगे। जो भी ज्यादा एकदम हाईली इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी वाली चीजें हैं इस चैप्टर में, सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को अभी आज के लेक्चर अभी जैसे कवर होगा, मैं पीडीएफ इसकी भेज दूंगा। उस पीडीएफ को कवर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस पूरी पीडीएफ में से जो भी फॉर्मूला लिस्ट है वो एक पेज या 1.5 पेज की फॉर्मूला लिस्ट बना लेना। उन फॉर्मूला को आपको याद करना है। अगले 2-3 दिन तक उन फॉर्मूला को याद करोगे, याद हो जाएंगे। अगर इस चैप्टर के फॉर्मूला आपको याद है, क्वेश्चन 70-80% चांसेस के आराम से बन जाए। क्लियर है? लेकिन बस फॉर्मूला और जो कुछ थ्योरी है, कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो कंडीशन आपको याद रखनी होगी। आज की क्लास में बता दूंगा क्या क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब पैराबोला के बारे में अपन स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो आज कवर नहीं करेंगे। मेजर मेरा आज टारगेट रहेगा टेंजेंट नॉर्मल पे, क्योंकि वो जेईई मेंस में कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी पैराबोला के बारे में आपको पता ही है, जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ये आपका पैराबोला है, इसका अगर ग्राफ आप बनाओगे तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है ना? जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है a,0 पे, और इधर से ही डायरेक्ट्रिक्स निकलती है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती है x इक्वल टू -a। तो ये आपका वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा मिड पॉइंट पर, तो ध्यान रखना, और इस एक्सिस पे लाई करता है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो कभी भी अगर आपको फोकस दिया हो, डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट दिया हो, तो वर्टेक्स क्या हो जाता है? इन दोनों का मिड पॉइंट। तो वर्टेक्स इस केस में क्या है? 0,0। तो वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये वाला पॉइंट एक्सिस पे जो लाई कर रहा है, और फोकस, तो इसका मिड पॉइंट, ध्यान रखना। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या, अगर पैराबोला पे खासकर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे अगर मुझे कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कोई भी अज्यूम करूंगा तो हमेशा क्या अज्यूम करूंगा? 80 स्क्वायर, 280। ठीक है, ये सारा बेसिक स्टार्टिंग में हम पढ़ाते हैं कि पैराबोला पे अगर कोई भी आपको पॉइंट अज्यूम करना है तो क्या आप अज्यूम करोगे? 80 स्क्वायर, 280। ये पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे एक होती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या बोलते थे? ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है हमारा 4a के बराबर। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे अपन। 4a के बराबर ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? डायरेक्ट्रिक्स का ध्यान रखना। और पैराबोला की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती थी? बेसिक लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस आर इक्वल। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। एसेंट्रिसिटी किसका रेशियो होता है? मान लो ये पॉइंट है m, ये है मान लो a, ये है मान लो f। तो एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये जो रेशियो होता है इसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और ये एसेंट्रिसिटी इस केस में कितनी होती है? 1। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है पैराबोला की। एक तो स्टैंडर्ड ये वाला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और दूसरा वाला स्टैंडर्ड हमारा होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये सारे बेसिक एक बार आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, अब जो फटाफट में बताता जा रहा हूँ, पोजिशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। देखो, ये पहला बेसिक कंसेप्ट आता है कि अगर मान लो कोई पैराबोला है, ये कोई पैराबोला है और लाइन है। अब लाइन 3 प्रकार की हो सकती है, या तो लाइन पूरी बाहर से निकल जाए, पहला ऑप्शन, या तो लाइन कट करके चल जाए, मतलब दो पॉइंट पे कट करे, और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि लाइन इसको टच करके जाए। ठीक है, या तो टेंजेंट होगी या तो ये होगी। अब मान लो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, और आपका पैराबोला है मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तीनों के लिए कंडीशन क्या होगी? ठीक है, कंडीशन क्या होगी? आप क्या करना है, आपको इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है। यहां से y की वैल्यू उठा के यहां रख दोगे, तो यहां से y की वैल्यू उठा के यहां रखोगे, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे से x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। x में क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक।
है ना, ये 4x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप x जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ m इंटू सी माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ सी स्क्वायर, तो m में क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो बताओ कौन सी कंडीशन आएगी, लाइन 1, लाइन 2 या लाइन 3? इन दोनों कर्व को, लाइन को और मैंने कर्व को साथ में सॉल्व कर लिया। अब ये लाइन, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, लाइन या तो टच करके जाएगी या तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या फिर बाहर से निकल जाएगी। ये 3 कंडीशन हो सकती है लाइन की। तो दोनों को मैंने साथ में सॉल्व करने के बाद x में क्वाड्रेटिक बनी। अब मुझे बताओ अगर इस क्वाड्रेटिक का d मैं ग्रेटर देन 0 करूंगा तो बताओ किसकी कंडीशन निकलेगी, विच लाइन? बोलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ 3, वेरी गुड, सही है। तो अब अनम्यूट करके बोलना, चैट बॉक्स एक्चुअली दिखता नहीं है, मुझे वापस स्क्रीन मिनिमाइज करनी पड़ती है। अगर कोशिश कर सको तो अनम्यूट करके आंसर देना, ठीक है? चलो, तो यहां से मैं बोल रहा था, हाँ वेरी गुड, डी थर्ड लाइन, कौन सी लाइन? थर्ड लाइन, क्योंकि थर्ड लाइन जो है वो पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मुझे पता है जब डी ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन 0, और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मतलब मुझे 2 रूट मिलेंगे, मतलब लाइन 3। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डी इक्वल टू 0 कर दूंगा, डी इक्वल टू 0 करने पे रियल एंड इक्वल रूट मतलब सिंगल रूट मिलेगा, इक्वल रूट मतलब कौन सी लाइन? सेकंड लाइन। सेकंड लाइन मतलब इसको टच करके चली जाएगी, और मान लो इसका डी में लेस देन 0 करता हूं, मतलब नो रियल रूट, मतलब दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, मतलब लाइन कौन सी वाली लाइन? 1 लाइन। तो लाइन की पोजीशन को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। अब यहां से अगर मुझे टेंजेंट की कंडीशन निकालनी है कि ये लाइन इसको टेंजेंट है, उसकी कंडीशन पता करो, तो टेंजेंट की कंडीशन निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक का डी क्या कर दोगे? 0। क्वाड्रेटिक कैसे बनी? दोनों को साथ में सॉल्व करके x में क्वाड्रेटिक बनी, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में पुट अप करके x में क्वाड्रेटिक बनी। उस क्वाड्रेटिक का अगर मैं d इक्वल टू 0 कर दूंगा तो टेंजेंट की कंडीशन मिल जाएगी। किसकी कंडीशन मिल जाएगी? टेंजेंट की, ध्यान रखो, ठीक है? तो इसी तरह से हमने टेंजेंट की कंडीशन निकाली d इक्वल टू 0 से। तो जो टेंजेंट की कंडीशन आई, मेरा स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ध्यान रखना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर मेरा पैराबोला है, और जो मेरी लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन है, तो ये लाइन अगर इसको टेंजेंट है, ये लाइन अगर इसको टेंजेंट है, इसका d इक्वल टू 0 करने पे मेरे पास जो c की वैल्यू आई है वो आई है a अपॉन m। c जो कांस्टेंट है y इक्वल टू mx प्लस c में जो c कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी आई? a अपॉन m। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला हो जाएगी आपकी y बराबर mx प्लस a बाई m। एक तो ये हमेशा याद रखना है, y बराबर mx प्लस a बाई m। आपको पता है a क्या है? a मतलब 4a, x के कोएफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो a आ जाएगा। a मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट, या ये सुनो। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y बराबर mx प्लस a बाई m। क्या सबको क्लियर है? आया ना? बोल दो जल्दी से। यस सर। ठीक है, हाँ या ना बोलते रहना। कहीं पे डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो मैं ज्यादा टाइम मतलब बेसिकली पूछता तो रहूंगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आपको खुद से पूछ लेना है। क्लियर है? मेरा वेट मत करना पूछने के लिए, आपको अगर कहीं पे भी डाउट आता है रोक के पूछ लेना। तो ये पहला ध्यान रखना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी y बराबर mx प्लस a बाई m। नेक्स्ट, जैसे ये एक फटाफट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। y बराबर mx प्लस c इज द टेंजेंट, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है। सबसे पहले a पता कर लेते हैं। तो a पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस 3 को इक्वेट कर देंगे 4a से, है ना? तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 3/4। तो अगर a की वैल्यू 3/4 है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आनी चाहिए? टेंजेंट की इक्वेशन क्या आनी चाहिए? y बराबर mx प्लस a बाई m, यानी टेंजेंट की इक्वेशन। तो y बराबर mx प्लस 3/4m, ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन। अब क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन किसके बराबर गिवन है? क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है y बराबर mx प्लस c, mx प्लस 3। अब कंपेयर अगर करेंगे तो ये 3 की वैल्यू और ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तो यहाँ से 3 इक्वल टू 3/4m कर देंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। क्लियर है ना? तो बस सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यस सर। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। अब देखो वेरियस फॉर्म में इक्वेशन लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब एक जनरल चीज मैंने बताई थी बहुत पहले भी, आपको ध्यान हो कि कोई भी टाइप का कर्व हो, ध्यान रखना, कोई भी टाइप का कर्व अगर हो, अगर उस कर्व पे मुझे पॉइंट दे दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उस कर्व पे अगर मुझे पॉइंट दे दे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1। उस कर्व पे मुझे पॉइंट दे दिया x1, y1। अब इस x1, y1 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर मुझे पता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मुझे पता है, इस पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता था? मान लो कर्व आपको दिया, कर्व की इक्वेशन मान लो कोई दी, कोई भी जनरल कर्व, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या हो? फॉर एनी जनरल कर्व y इक्वल टू fx, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट?
फॉर्मूला क्या बताया था, टी इक्वल टू 0 है ना, यस और नो? नोटेशन क्या था, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 लिखने का तरीका, एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे, बोलो, एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, याद आ रहा है? कभी भी किसी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी किसी भी जनरल कर्व के लिए, किसी भी जनरल कर्व के लिए, जनरल सेकंड डिग्री मान लो कोई भी कर्व है, जनरल सेकंड डिग्री कर्व है, अब सेकंड डिग्री कर्व में किस किस तरह की टर्म होगी, एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, वाई स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स की टर्म होगी, वाई की टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, और एक प्रोडक्ट होगा एक्स वाई का, है ना, एक्स वाई का भी टर्म होगा। तो मुझे बताओ कैसे इंटरचेंज करोगे, अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो जहां जहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह लिख देना एक्स एक्स वन, वेयर x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां जहां भी y स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह y y1, x की जगह सर x प्लस x1 by 2। हाँ x प्लस x1 by 2, y की जगह y प्लस y1 by 2, बहुत बढ़िया, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहता है। और xy से कैसे रिप्लेस करोगे, xy को, xy को अगर इस कर्व की इक्वेशन में xy का टर्म आ रहा है तो xy को कैसे रिप्लेस करते थे, याद आ रहा है? शायद x y1 प्लस y x1 by 2, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्लियर है ना? बोलो, अरे बोलो, आ रही बात समझ में? हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, लेकिन ये कंडीशन हम कब अप्लाई करेंगे, टेंजेंट वाली कर्व के, कोई भी कर्व के लिए अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करे, अगर ये x1 y1 पता है तो उस कर्व में जहां जहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह ये लिख देंगे, वाई स्क्वायर की जगह ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज, ये रिप्लेस करूंगा तो जो इक्वेशन मिलेगी वो टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी। किसकी इक्वेशन मिलेगी, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर मान लो रिप्लेस करना होता इसके लिए, तो यहाँ पे क्या क्या टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई वाई वन इक्वल टू 4a, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस x1 by 2, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है ना, क्लियर आ रही है सबको? यस। ठीक है। अब देखो ये तीन तरह की कंडीशन हमने देखी, फटाफट इसको समराइज कर रहा हूं मैं। अगर स्लोप पता है, अगर स्लोप पता है, पैराबोला दिया तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस a बाई एम, इन केस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। पॉइंट पता है, तो पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिखने का तरीका हमेशा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पता है क्या होता है, ठीक है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है t, तो भी यही सेम तरीका, t इक्वल टू 0। अगर पैरामीटर t है, पैरामीटर अगर t है तो आप इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे, at स्क्वायर कॉमा 2at, कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे, at स्क्वायर कॉमा 2at, तो ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1। अगेन t इक्वल टू 0 में जहां जहां भी x1 है उसकी जगह at स्क्वायर लिख देना, जहां जहां भी y1 है उसकी जगह क्या लिख देना, 2at। क्लियर है? तो ये तरीके हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के। कोई डाउट यहां तक, बोलो, एनीवन कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, थोड़ा सा इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को देख के अपन को कंपेयर करके एक रिजल्ट डेवलप करना है, ध्यान से देखना। इसी में मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है खासकर इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से हमको देखना। एक सेकेंड, एक पेज ऐड कर देता हूँ। ये जो पैरामीटर टी है और स्लोप, इसमें रिलेशन, ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना टी और इस स्लोप एम में रिलेशन क्या होगा, तो ये मैं एक बार डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लो कोई पैराबोला मेरा यही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इस पैराबोला के लिए किसी पॉइंट टी पे जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टी अगर है, किसी कोई पॉइंट पी जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या टी, तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, at स्क्वायर कॉमा 2at, ठीक है? at स्क्वायर कॉमा 2at इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं बच्चों, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना, at स्क्वायर कॉमा 2at, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस टेंजेंट का स्लोप मान लो m है, तो मुझे ये m पता करना है t के टर्म्स में। मुझे क्या पता करना है, ये m पता करना है t के टर्म्स में। तो तरीका क्या होगा, अच्छा एक बेसिक तरीका था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आता है मुझे, क्या तरीका था याद है? अगर किसी स्लोप पता करना हो किसी टेंजेंट का तो क्या करते थे, किसी भी टेंजेंट का स्लोप पता करना हो तो क्या करते हैं, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तो, बोलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था कि हाँ डिफरेंशिएट, क्योंकि dy बाई dx मुझे क्या देता है, एक तरीका ये भी तो था, dy बाई dx gives me the slope of tangent at that point, है ना? बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, dy बाई dx आपको पता ही है, किसी भी कर्व का उस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या देगा, dy बाई dx एट पॉइंट x इक्वल टू p गिव्स मी द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, है ना? तो अगर इस कर्व का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a,
है ना। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/y। तो dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/y। और क्वेश्चन में y कितना दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 280 है ना। ये 2 से 280, हाँ सही लिखा है ना अपने, सॉरी यहाँ पे 2a आएगा, है ना, 2a/y। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2a/y, तो 2a/y, 2a/y, 2a कैंसिल, कितना आ गया 1/t। आई बात समझ में। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा 1/t। तो ये भी रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t है, यहाँ पे t इज द पैरामीटर, अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t है तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 1/t। क्या ये बात समझ में आ गई, याद रख लोगे। Yes, sir. तो ये याद रखना, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। और ये भी दूसरी चीज भी ध्यान रखना, अगर इस पैराबोला पे, स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4x पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो t या t1, तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 1/t। अच्छा, इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आएगा, अगर यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 1/t है तो बताओ नॉर्मल का स्लोप कितना होगा t के टर्म्स में। अगर टेंजेंट का स्लोप है 1/t तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, जल्दी बोलो। -t. minus t. हाँ, क्योंकि मुझे पता ही है, दो अगर परपेंडिकुलर लाइन है, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 कितना होता है, -1 होता है। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, यस और नो। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, तो टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -1। टेंजेंट का स्लोप कितना दिया हुआ था 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा -t। तो इससे देखो दो चीजें पता चल गई, अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t तो टेंजेंट का स्लोप 1/t, नॉर्मल का स्लोप -t। अब स्लोप पता है, पॉइंट तो पता ही रहता ही है, 80² 280, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन और मतलब टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन दोनों लिख सकते हो, है ना। स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं लाइन और इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, अगर स्लोप पॉइंट पता है y - y1 = m x - x1, तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर लिखनी तो नॉर्मल का स्लोप रखेंगे, पॉइंट तो सेम रहेगा, और टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी तो टेंजेंट का स्लोप रख देना। ठीक है, ये अभी अपन ने कर ही लिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला थ्रू पॉइंट दिस, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, x1 y1 की वैल्यू गिवन है, x1 4 दिया हुआ है, y1 की वैल्यू कितनी गिवन है 10। अभी आपको बताया था y² की जगह रिप्लेस कर देना, पैराबोला क्या है y² = 9x, y² की जगह रिप्लेस हो जाएगा y/y1, है ना, y/y1, और 9x की जगह क्या हो जाएगा x + x1/2। तो ये आपकी आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देना। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता तो एक ही तरीका, y² की जगह y/y1, x² की जगह ये। अब y1 कितना है 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10y = 9/2 x + 4। दिस इज द इक्वेशन, क्लियर है। और अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की। अभी तो कॉमन टेंजेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कभी भी कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन आए, अगर एक में पैराबोला दिया और एक में दूसरा कर्व दे दिया, मान लो सर्कल दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया, जैसे यहाँ पे क्या दे दिया, एक में पैराबोला दे दिया और एक में हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप दे दिया कुछ। अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि y² = 8x के लिए सबसे पहले पैराबोला अगर दिया तो इसकी स्टैंडर्ड टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। तो बताओ यहाँ पे अगर 4a से मैं कंपेयर करूं सबसे पहले, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2. है ना। अब मुझे बताओ अगर y² = ये है 8x, इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, फॉर्मूला वाली, y बराबर बताओ क्या है इक्वेशन, फॉर्मूला। Sir, mx + a/m. हाँ, mx + a/m, mx + a/m। तो ये कितना हो जाएगा y बराबर mx, a कितना है 2, तो mx + 2/m। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब बताओ ये m निकालने का तरीका क्या है। अब ये टेंजेंट इसको भी टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट टू अनदर इक्वेशन xy = 1, दिस इज द टेंजेंट टू दिस कर्व आल्सो। ये जो लाइन है ये इसको भी टेंजेंट है, तो अब बताओ m कैसे निकालूं, जल्दी बताओ m निकालने का तरीका। ये जो लाइन है ये इसकी जो टेंजेंट है वो इसको भी टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व को भी क्या है टेंजेंट है। तो बताओ m कैसे निकालें, बताओ m कैसे निकालें। Sir, differentiate करके. नहीं नहीं नहीं, और आसान तरीका है। अगर ये लाइन इसको टेंजेंट है, ये लाइन इस कर्व को अगर टच करके जा रही है, तो अभी बताया था मैंने क्या करोगे, अगर ये लाइन इस कर्व को टच करके जा रही है तो सोचो सोचो जल्दी से बताओ। Sir, y को रिप्लेस कर देंगे. हाँ, y को रिप्लेस कर देना और फिर क्या कर दोगे, d = 0, है ना। अरे यस और नो बोलो, अभी बताया था मैंने, अगर मान लो टेंजेंट है मतलब टच करके जाएगी तो दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, उस क्वाड्रेटिक का d क्या होगा 0, टेंजेंट के लिए d क्या होता है 0, तो y को x तो x रहने देना, y की जगह रख देना
mx प्लस 2/m इक्वल टू -1। अब यहाँ से x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, x में क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक का जो d होगा वो 0 से इक्वेट कर देना। d जैसे 0 से इक्वेट करोगे आपके पास m आ जाएगा। क्या आ जाएगा m की वैल्यू आ गई, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? तो ऐसे ही करना, पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देना, फिर दूसरे कर्व में उसको सेटिस्फाई करके d इक्वल टू 0 कर देना। क्या है, समझ में आया? आया ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा बताते रहना। देखो Yes, आज sir. बहुत एनर्जी लग रही है मेरी ऑलरेडी, अभी मैं 4 क्लास लेके आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करते रहना, बीच बीच में बताते रहना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइन है, अगर वो टेंजेंट है, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट t है, तो ये भी नोट में आप लिख देना। जितने भी नोट आज आएंगे ना सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर t है तो उसका स्लोप हो जाएगा 1/t। स्लोप कितना हो जाएगा? 1/t। ठीक है, चलो यह हो गया अपना। हाँ, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो दो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट P1 और P और Q पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो T1, दूसरे का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो T2, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये दोनों टेंजेंट अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस एक्सटर्नल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A T1 T2, A T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। क्या इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पैराबोला के किसी 2 पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a t1 t2, y कोऑर्डिनेट है a t1 प्लस t2। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत सी बार क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आता है। यहाँ पे t1 t2 क्या, पहले पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है t2, दूसरे पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है t2। सॉरी, पहले का t1 दूसरे का t2। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना a के कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, ओके। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि आप जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया डायरेक्टर सर्कल, ये मुझे बता डायरेक्टर सर्कल क्या होता था? किसी को याद है डेफिनेशन? व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय डायरेक्टर सर्कल? किसी भी मान लो कोई कर्व है, उस कर्व का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या है? किसी भी कर्व का डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या होता था? एनीवन याद है किसी को? बेसिक डेफिनेशन डायरेक्टर सर्कल की, ठीक है। टेंजेंट का वो परपेंडिकुलर होता हाँ, देखो डायरेक्टर सर्कल बेसिकली क्या है? एक ऐसे कर्व, ऐसा कर्व है, जरूरी नहीं सर्कल हो, उस कुछ भी हो सकता है, बस उसका नाम सर्कल दिया है, लेकिन डायरेक्टर सर्कल का सर्कल होना जरूरी नहीं है। सर्कल के केस में सर्कल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल है, मान लो सर्कल का मैं बता देता हूँ। मान लो कोई सर्कल है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे ऐसा एक सर्कल, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, ऐसा लोकस और सर्कल है बाहर, सच दैट वहां के किसी भी पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, पेयर ऑफ टेंजेंट, उन पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल कितना आता है? 90 डिग्री। उन पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री आता है, तो ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन, ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन जहां से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें उस सबके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ? डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलता हूं मैं? डायरेक्टर सर्कल। तो ये ध्यान रखना, लोकस, तो लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट अगर वहां से अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। अब इसकी एक प्रॉपर्टी सर्कल के केस में क्या होती है कि अगर ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस r है, तो इसके डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना होगा? सर √2r। वेरी गुड, √2r। ये याद रख लेना, ये सर्कल के केस में सिर्फ। अगर एक कोई सर्कल है, उसका मैं डायरेक्टर सर्कल बना रहा हूं। अब डायरेक्टर सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट सच दैट वहां से अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करूं, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ये डायरेक्टर सर्कल होता है। अब पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? ध्यान से देखना। मान लो इसमें वापस मैं एक पैराबोला बनाता हूं, y² = 4x। अब यहां से बोला क्या? अब यहां से अगर मान लो मैं इसमें एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल 90 डिग्री वाले सारे पॉइंट कलेक्ट करता हूं, कि 90 डिग्री एंगल के जितने पॉइंट्स होंगे उन सबको अगर मैं कलेक्ट करूं, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है? उन सारे पॉइंट का कलेक्शन, एक लाइन आ रही है। उन सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या आ रही है? लाइन। वो लाइन मेरी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। वो लाइन मेरी नथिंग बट द डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ही मेरा डायरेक्टर सर्कल है। जो डायरेक्ट्रिक्स है वही मेरा पैराबोला का क्या है? डायरेक्टर सर्कल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उनके उसके बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स तो कहीं और से ज्वाइन किया तो एंगल कुछ भी हो सकता है। किसी और पॉइंट से 2 टेंजेंट अगर अपन ने ड्रॉ करी तो उनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से अगर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी तो हमेशा उनके बीच में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्टर सर्कल फॉर द पैराबोला is its directrix, that director circle for the parabola is it directrix। अगर y² = 4x है, कोई पूछता है इसका डायरेक्टर सर्कल बताओ, तो पूछता है इसका डायरेक्टर
सर्कल की इक्वेशन बताओ, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू माइनस ए, हाँ है ना, बोलो Yes, sir. समझ में आ गई, ठीक है, तो यही आपकी डायरेक्टर सर्कल है, यही आपकी डायरेक्ट्रिक्स, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फोकल कॉर्ड का और फोकल डिस्टेंस का, इस पे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए जेईई मेंस एडवांस दोनों में, और इसके फॉर्मूले और इसके कुछ रिजल्ट है जो आपको बहुत ध्यान रखना है, एडवांस में 2-3 क्वेश्चन फोकल कॉर्ड पे पूछे जा चुके हैं, वो रिजल्ट ध्यान होगा तो फटाफट काम हो जाएगा। अब फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है वापिस समझो जल्दी से, एक सेकेंड, ये मान लो कोई एक्सिस है आपकी, इसमें आपने कोई पैराबोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। पहली चीज, फोकस से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। तो ये मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ए बी इज माई फोकल कॉर्ड, ए बी इज माई फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास करे, ठीक है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहली प्रॉपर्टी, ये फोकल कॉर्ड के जो एंड कोऑर्डिनेट है, अगर पहला कोऑर्डिनेट ए, इसका पैरामीटर है मान लो टी1, इसका पैरामीटर क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सॉरी पैरामीटर है मान लो टी1, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए टी1 स्क्वायर कॉमा 2 ए टी2, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए टी1 स्क्वायर कॉमा 2 ए टी1। दूसरा एंड पॉइंट है उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामीटर है मान लो टी2, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए टी2 स्क्वायर कॉमा 2 ए टी2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है मतलब अगर फोकस से पास कर रही है, तो इन टी1 और टी2 में एक रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आता है किसी को याद है, रिलेशन बिटवीन टी1 एंड टी2 फॉर फोकल कॉर्ड, बताओ। अगर ये फोकल कॉर्ड है, एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है टी1, दूसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टी2, फोकस से अगर पास कर रही है, तो इस टी1 टी2 में एक रिलेशन आता है, बहुत आसान है, टी1 टी2 आपको क्या कर देगा, प्रोडक्ट -1, ये याद रखना है, टी1 टी2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, क्लियर है, आया ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद रखना, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मतलब ये जो लेंथ है ए बी, इस लेंथ ऑफ ए बी का फॉर्मूला याद रखना है। देखो एक तो होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा के टर्म्स में, जहां पे अल्फा क्या है, अगर मान लो ये एंगल मुझे पता है अल्फा, ये एंगल मुझे पता है अगर अल्फा, तो इस एंगल के टर्म्स में भी लेंथ निकाली जा सकती है और टी1 टी2 के टर्म्स में लेंथ निकाली जा सकती है, तो आप देख लो फटाफट। पहली चीज, एक होती है 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा, इस लेंथ के टर्म्स में कितनी हो जाती है, 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टी1 टी2 के टर्म्स में अगर आपको लेना है, तो टी1 टी2 के टर्म्स में हो जाएगी a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, या फिर a टाइम्स t1 प्लस, या फिर इसका देखो ऐसे याद रख लो, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, अगर टी1 टी2 पैरामीटर है तो ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी a टाइम्स टी1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर, a टाइम्स टी1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, a टाइम्स, अब देखो मुझे ये पता ही है, अगर मान लो पहले पॉइंट का पैरामीटर टी, पहले पॉइंट का पैरामीटर क्या है टी, तो दूसरे पॉइंट का पैरामीटर कितना हो जाएगा, -1/t, -1/t, तो -1/t रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/t, तो ये हो जाएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो दो फॉर्मूला याद रख लेना, अगर अल्फा पता है तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा, 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और टी1 टी2 पता है, फिर टी पता, टी1 टी2 पता है, तो a टाइम्स टी1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर, या फिर a टाइम्स टी1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, बोलो 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 यस बोलो, सर। ठीक है। ये ध्यान रखना, ए बी इज द फोकल कॉर्ड, और मान लो आपका फोकस है एफ, तो एक रिलेशन और कभी कभी काम आता है कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट, कि 1/f ऑफ ए प्लस 1/f ऑफ बी, ये जो डिस्टेंस का रेशियो है, इसका रेशियो आपके किसके बराबर आता है, 1/a के बराबर, ठीक है। तीसरा रिजल्ट अगर याद रख सको तो याद रख लेना, पहला रिजल्ट T1 T2 का प्रोडक्ट -1, सेकंड रिजल्ट लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड आइदर 4a cosec स्क्वायर अल्फा और a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, सेकंड रिजल्ट। और थर्ड रिजल्ट 1/fa प्लस 1/fb इज इक्वल टू 1/a, इक्वल टू 1/a, तो तीन रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन जेई एडवांस का थोड़ा सा देख लेते हैं, और करने का तरीका क्या होगा उसमें, मैं पानी पीता हूं तब तक आप एक बार पढ़ो और सोचो, और किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में, तो वापिस पूछ लो।
यहाँ तक सबको सब समझ में आया क्या? समृद्धि, रोहित, पूजा, ईशिता, हरिओम, अंकुश, अभिषेक एंड ऑल, सबको क्लियर है? यस सर। काफी टाइम बाद आप लोगों की क्लासेस ली है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब बोला गया है, जे एडवांस में क्वेश्चन आया था कि भाई PQ एक फोकल कॉर्ड है फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, टेंजेंट एट द P and Q मीट्स ऑन द लाइन दिस। ठीक है, देखो पैराबोला स्टैंडर्ड लिया है, जनरली स्टैंडर्ड ही लेते हैं, या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेंगे या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4, लेकिन इसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनको अगर कॉन्सेप्ट से मतलब है तो वो इसी को से लेते हैं। ठीक है, तो मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पे बोला गया है कि PQ कोई फोकल कॉर्ड है। ठीक है, PQ को फोकल कॉर्ड बना देते हैं, फोकस से पास होने वाली कॉर्ड PQ। अब यहाँ पे एक काम क्या कर दिया गया, अब इन 2 पॉइंट पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिए, इन 2 पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। अच्छा, एक प्रॉपर्टी बताना भूल गया मैं, कि अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये भी प्रॉपर्टी थी, मैं बोलना भूल गया शायद, यहाँ पे बताइए रखिए क्या। हाँ, tangents at the end of the focal chords are perpendicular to each other and intersect on the directrix। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इन एंड पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उनके बीच में जो एंगल आता है वो एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री आ रहा है, इसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है, ये जो होंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किस पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो ये भी याद रखना कि टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के एंड पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, और वो परपेंडिकुलर टेंजेंट कहां पे जाके मिलेगी, ऑफ कोर्स डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मान लो इसको मैं डायमीटर AB को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सर्कल भी डायरेक्ट्रिक्स को क्या करेगा, टच करके जाएगा, हाँ है ना? सर्कल भी डायरेक्ट्रिक्स को क्या होगा, टच करके जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे बोला गया है कि फोकल के एंड पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब वो टेंजेंट का जो एंड पॉइंट होगा वो ऑफ कोर्स कहां से पास करेगा, डायरेक्ट्रिक्स से पास करेगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी होती है कि फोकल के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री अगर है तो डायरेक्ट्रिक्स से पास करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, बोलो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी है, x इक्वल टू माइनस ए, है ना? यस सर। x इक्वल टू माइनस ए। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी गिवन है, y बराबर 2x प्लस ए, है ना? क्वेश्चन में उस लाइन की इक्वेशन कितनी गिवन है, y बराबर 2x प्लस ए, और ये फोकल कॉर्ड जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो डायरेक्ट्रिक्स ही होती है। तो यहाँ पे बोली x की वैल्यू कितनी है, माइनस ए है, x कितना है, माइनस ए। तो x की जगह अगर मैं माइनस ए रख दूंगा तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, x की जगह माइनस ए रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी माइनस ए। मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, माइनस ए कोमा माइनस ए, पॉइंट मान लो, इसको मान लो ए। क्या बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया। यस सर, आ गया। अब मान लो इसका पैरामीटर है t, इसका पैरामीटर कितना है t, तो इसका पैरामीटर मुझे पता है 1/t होगा, है ना? क्योंकि दोनों का, सॉरी 1/t के माइनस 1/t, माइनस 1/t। माइनस। हाँ, तो अगर इसका पैरामीटर है t तो इसका पैरामीटर होगा माइनस 1/t। और लेंथ अगर निकालनी है तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला तो फिर मुझे पता ही है, क्या था फॉर्मूला, लेंथ ऑफ का फॉर्मूला a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, है ना? a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब आंसर a के टर्म्स में लाना है। अगर ये वैल्यू मैंने पता कर ली, t प्लस 1/t, या फिर t पता कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि t कैसे पता करें, बताओ, ये t पता करने का क्या तरीका निकाला है? सर कॉमन टेंजेंट का वो जो पॉइंट है उससे निकाल सकते हैं ना। हाँ, कैसे? सर आपने वो फॉर्मूला बताया था कि T1 T2 वेरी गुड, बहुत और बढ़िया, देख, हाँ बहुत अच्छे। अच्छा, बेसिक जनरल फॉर्मूला तो अभी हमने क्या देखा था, a टाइम्स t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, है ना? बोलो, लेंथ ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। यस सर। अगर ये t1 है, मान लो पैरामीटर फिलहाल के लिए t1 मान लेते हैं, और ये मान लो t2 है, तो बेसिक फॉर्मूला तो क्या था, a टाइम्स t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। और अभी मैंने एक चीज और बोली थी कि अगर एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो कोऑर्डिनेट आता है a, इस कोऑर्डिनेट को लिखने का एक और तरीका क्या है,
फॉर्मूला क्या था, a टाइम्स t1 t2 कॉमा 2a t1 प्लस t2, ऐसा कुछ था, याद आ रहा है? देखो अभी बताया था, Yes. कहाँ पे बताया था, यहीं पे कहीं बताया था, हाँ यहाँ a t1 t2 सॉरी a t1 t2 a टाइम्स t1 प्लस t2, 2a नहीं, a t1 t2 a टाइम्स t1 प्लस t2, हाँ है ना? तो अगर आप कंपेयर कर लेंगे इससे तो ये माइनस ए की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, तो माइनस ए, अभी इन दोनों को कंपेयर कर लो आपस में, तो माइनस ए इक्वल टू ए टी वन टी टू, तो टी वन टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो तो पता ही था मुझे, -1 है ना? टी वन टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो? Yes. और दूसरा इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो माइनस ए बराबर ए टी वन प्लस टी टू, तो टी वन प्लस टी टू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस ए बराबर ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू, तो यहाँ से दूसरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है? तो मुझे सम पता है, प्रोडक्ट पता है, क्या इसको सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में, है ना? एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक में लिखते थे -4x1y1। क्लियर है? और t1 प्लस t2 कितना दिया हुआ है, -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 दैट इज 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 है। देखो ध्यान से, समझ में आई क्या बात? Yes. ठीक है, तो देखो ये जो एडवांस में क्वेश्चन आए थे कराने का रीजन यही था कि रिजल्ट, जितने अच्छे रिजल्ट याद होंगे क्वेश्चन अच्छे सॉल्व होगा, हाँ है ना? यहाँ पे देखो सारे रिजल्ट अपने आप यूज हो गए। पहले रिजल्ट क्या था कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एंगल 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और डायरेक्ट्रिक्स हो गई तो मुझे फिर क्या पता चला, डायरेक्ट्रिक्स से मैंने वो पॉइंट पता कर लिया जहां पे दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मैंने पहले याद रख रखा था, अगर t1 t2 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a t1 t2, a t1 प्लस t2, उसको इससे कंपेयर किया तो t1 t2 रिलेशन आ गया। और तीसरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो इस सब में कम से कम ये चारों फॉर्मूले यूज हुए, अगर चारों फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? आगे बात समझ में, बोलो बोलो, आगे बात समझ यस में? सर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल का। अगेन नॉर्मल पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेईई एडवांस में, तो नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। अच्छा, मैं आपको टेंजेंट की इक्वेशन टी के टर्म्स में लिखाना भूल गया ना, ठीक है? तो इसको देखो ऐसे याद है, देखो याद अगर रहती नहीं है तो सिंपल याद रखना, y² = 4x के लिए आपको कोई सी एक इक्वेशन तो याद रखनी पड़ेगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन मुझे बता दो कोई भी एक जो याद हो, m के टर्म्स में याद है? क्या इक्वेशन थी m के टर्म्स में? y बराबर, बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, mx + a/m। हाँ, y बराबर mx + a/m, तो कम से कम ये तो रट ही लेना, है ना? अब मुझे बताओ अगर वो टेंजेंट है तो उसका स्लोप t के टर्म्स में क्या होता था? 1/t, याद आ रहा है? या फिर t = 1/m होता था, हाँ है ना? t की वैल्यू कितनी होती थी, 1/m के बराबर, या फिर स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होती थी, 1/t के बराबर। अभी बताया था स्टार्टिंग में, हाँ है ना? टेंजेंट के लिए जो स्लोप होता था वो 1/t के बराबर होता, याद आ रहा है? हाँ है ना? Yes. ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x/t प्लस at, करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? तो यहां से ध्यान से देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, yt बराबर x + at²। अब देखो ये बहुत काम की इक्वेशन है, yt बराबर x + at²। अब इससे काम फायदा क्या होता है, अगर ये इसमें याद रख लूं मैं इसको, अब कभी कभी अगर मान लो मुझे पैराबोला ये वाला दे दे, इसका देखो यूसेज बता रहा हूं, अगर पैराबोला मुझे ये दे दिया x² = 4ay, x² = क्या दे दिया, 4ay, और इसके लिए अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो तो देखो तरीका तो सिंपल है। पहली चीज, मुझे एक चीज पता होती है, अगर x² = 4ay है तो पैराबोला ऐसा कुछ होगा। उसका मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, उसके ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रहते, लेकिन एक फॉर्मूला बस पता होता है कि अगर पैरामीटर t है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, at², 2at, यहाँ पे उल्टा हो जाता है 2at, at² होगा, है ना? सिर्फ इतना मुझे पता होता है, अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट t है तो उसका मुझे ये पता है कि कोऑर्डिनेट ये होता है। और टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखनी है, अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो इससे डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। अगर देखो इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में हुआ क्या है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया है,
ये वाला जो इक्वेशन है और इस इक्वेशन में अंतर क्या है, सिर्फ एक्स और वाई को क्या कर दिया इंटरचेंज। तो इस इक्वेशन में अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दोगे तो आपके पास इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, जहां पे एक्स उसकी जगह वाई लिख देना, तो एक्स टी बराबर वाई प्लस ए टी स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही। तो ये जो इक्वेशन होगी ये इसके लिए टेंजेंट हो जाएगी, है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, अब बात आती है नॉर्मल के लिए। अब मान लो ये जो जनरल मेरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें एक्स टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर टेंजेंट की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की। अब मुझे इक्वेशन निकालनी नॉर्मल के लिए। ठीक है, हम नॉर्मल के लिए कोशिश करते हैं। एक पेज और ऐड कर रहा हूं मैं। नॉर्मल में चेंजेस क्या आएंगे थोड़ा सा बता दो। देखो यहाँ से अगेन नॉर्मल के भी कुछ रिजल्ट है जो मुझे बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन जरूरी है। नॉर्मल में क्या क्या चेंज आ जाएंगे फटाफट देख लेते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही ले रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टी, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या टी, और इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टी पे मेरे को नॉर्मल बनानी है, नॉर्मल बना दी। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी वो पता करना है। तो मुझे सब कुछ टेंजेंट के बारे में पता, तो मैं एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दी ताकि मुझे कुछ चीजें पता चल जाए। तो अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के बारे में मुझे ये पता कि इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 1/t के बराबर होगा। इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/t के बराबर। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, -t के बराबर, है ना। नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, -t के बराबर, बताओ। यस ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अच्छा स्लोप पता है लाइन का स्लोप पता चल गया -t। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही रहता है ए स्क्वायर 280। तो यहां से नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m। ये तो कोई तरीका बता रहा हूं, एग्जाम में भूल भी जाओगे ना तो ये तरीका नहीं भूलोगे। एग्जाम में कोई याद नहीं रहता है नॉर्मल का फॉर्मूला टी के टर्म्स में, और टेंजेंट का फॉर्मूला अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी अगर याद नहीं रहे तो तरीका याद होना चाहिए। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, चाहे वो लाइन नॉर्मल हो या टेंजेंट हो। स्लोप पता है, पॉइंट पता, तो लाइन की इक्वेशन देखो ये तो हमेशा रटी हुई थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये तो हम बचपन से रटते आ रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी तो नॉर्मल का स्लोप रख देंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी तो टेंजेंट का स्लोप रख देंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप किसके बराबर है, टेंजेंट का स्लोप। देखो ये तो याद रखना पड़ेगा, टेंजेंट का स्लोप कितना होता है 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -t। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप कर दूं और पॉइंट है x1 y1, तो पॉइंट क्या हो जाएगा y माइनस 280 बराबर m टाइम्स m मतलब -t, x माइनस 80 स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, y माइनस ट्वाइस ऑफ 80 इक्वल टू -tx प्लस 80 क्यूब। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो y बराबर, ये इधर चल जाएगा, y बराबर -tx, चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं हुई कुछ। स्लोप कितना आ जाएगा, -t आता है ना इसका, इसका 1/t, इसका -t। ठीक है, तो y बराबर -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी क्या की, नॉर्मल की। आगे बात समझ में। अगर m के टर्म्स में लिखना हो, स्लोप के टर्म्स में, स्लोप के टर्म्स में लिखना तो जहां जहां भी माइनस की उसकी जगह m रिप्लेस हो जाएगा, है ना, बोलो बच्चों। इन टर्म्स ऑफ m, स्लोप के टर्म्स में अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखना वो भी बहुत ज्यादा काम आती है। तो कैसे लिखेंगे स्लोप के टर्म्स में, बताओ। ये डेरिवेशन याद रखना, क्या करोगे, जहां जहां भी t है उसकी जगह क्या लिख देंगे, -m। जहां जहां भी t है उसकी जगह क्या लिख देंगे, -m। तो स्लोप के टर्म्स में इक्वेशन क्या है, y बराबर mx, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्लियर है, बताओ ध्यान से। अच्छा, ये समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब। यस सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, y बराबर mx प्लस। अब देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बहुत ज्यादा काम के वो अब डिराइव करेंगे। ठीक है, अब ये m में क्यूबिक आ रही है, आप देख पा रहे हो, पैराबोला जो है ये मैंने रिजल्ट इसलिए डिराइव किया, इस रिजल्ट को याद रखना, m में क्यूबिक इक्वेशन आ रही है ना, बताओ m में क्या आ रही क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ पे कभी कभी एक चीज बोलते हैं कि अगर मान लो ये पैराबोला किसी पॉइंट h, k से पास कर रही है, तो उस h, k को यहाँ सेटिस्फाई कर दूंगा। तो बोला एक पॉइंट से कितनी नॉर्मल बना सकते हैं, एक पॉइंट से
पैराबोला में कितनी नॉर्मल बनाई जा सकती है? अगर मान लो पॉइंट है, मान लो कुछ भी पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट दे दिया आपको ए, एच कोमा के, इस एच कोमा के से कितनी नॉर्मल बन सकती है? यहाँ पे एच कोमा के रख दोगे तो एम में क्यूबिक बनेगी, तो 3 स्लोप आ सकते हैं। क्यूबिक के कितने स्लोप आ सकते हैं? 3। तो बेसिकली ये बोला गया है कि पैराबोला में किसी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल बन सकती है। मैक्सिमम कितनी बन सकती है? 3। 3 से ज्यादा कभी नहीं बनेगी, कम बन सकती है। अगर कोई पॉइंट मान लो पॉइंट पैराबोला पे ही लाई करेगा तो 1 नॉर्मल बनेगी। मान लो कहीं बाहर है तो हो सकता है 2 नॉर्मल बन जाए। मान लो अंदर है तो कभी कभी 3 बन जाएगी। मैक्सिमम कितनी नॉर्मल बन सकती है? 3। 3, 2 या 1, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं बनेगी। तो या आपको कोई पूछे कि पैराबोला में अगर कोई पॉइंट है तो उससे कितनी नॉर्मल बन सकती है? 3 नॉर्मल। और वो जो 3 नॉर्मल बनेगी उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आता है, वो आगे हम देखते हैं। तो यहां तक हमने क्या देख लिया? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला इज y बराबर mx माइनस 2am माइनस amq। तो ये याद रख सको तो याद रख लो, और याद नहीं रख सको तो तरीका याद रख लेना। y बराबर mx माइनस 2am माइनस amq, y बराबर mx माइनस 2am माइनस amq। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा क्या गया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इस पॉइंट से इस पैराबोला पे कितनी नॉर्मल बनाई जा सकती है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से तो कितनी नॉर्मल बन सकती है? 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 4 नॉर्मल ऑप्शन देती है। अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन याद होगा, अभी मैंने करी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, याद है क्या होगी? y बराबर mx, फिर क्या माइनस था? 2am माइनस 2am माइनस am क्यूब। माइनस am। वेरी गुड। अब पैराबोला किस पॉइंट से पास कर रही है? इस पॉइंट से पास कर रही है, पासेस थ्रू 11/4, 1/4। तो इस पॉइंट से पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई। इसमें सेटिस्फाई रख देंगे तो क्लियर है, ये रख देंगे यहाँ पे। ये वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे m में क्यूबिक इक्वेशन बनी। m में क्या बनी? क्यूबिक इक्वेशन। अब मुझे ये पता करना है इस क्यूबिक के कितने रूट होंगे। इस क्यूबिक के अगर मान लो आपके पास एक, या तो एक रियल रूट आएगा, अगर एक रियल रूट आया तो नंबर ऑफ रूट कितना होगा? 1। और मान लो 3 रूट आ गए तो 3। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे देख लेना सॉल्व करके कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा फटाफट मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ, फटाफट देख लो। आपको मैंने बता रखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए अगर आपको लिखना है तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है? टी के टर्म्स में इक्वेशन लिख दो। टी के टर्म्स में इक्वेशन लिखने के बाद एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना। एक्स और वाई को क्या कर देना? इंटरचेंज। ध्यान रखना एम के टर्म्स मत लिखना, टी के टर्म्स में लिखने के बाद इंटरचेंज करना, तो गलती नहीं होगी। कभी भी अगर वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए पूछा है ना, क्या करना है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए जो भी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन राइट इन टर्म्स ऑफ टी, राइट इन टर्म्स ऑफ टी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन टी के टर्म्स में लिख देना, एंड देन एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर देना, सिंपल। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है? अभी जैसे मैंने बताया था, मान लो एच कोमा के से पास कर रही है और मान लो 3 लाइन बना रही है, मैक्सिमम कितनी नॉर्मल पास हो सकती है? 3। उन तीनों नॉर्मल का स्लोप है मान लो m1, m2 और m3, और वो पैराबोला को मान लो 3 पॉइंट पी क्यू आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट पी क्यू आर है इनको बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट। पी क्यू आर को हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। तो पैराबोला के केस में किसी पॉइंट से अगर मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ करता हूं और पैराबोला को 3 पॉइंट पी क्यू आर पे अगर इंटरसेक्ट करती है, उन पॉइंट को बोलते हैं को नॉर्मल। इनके स्लोप पे मान लो m1, m2 और m3। अभी मैंने आपको बताया था m में क्यूबिक बनती है, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या बनी यहाँ पे? इसमें h कॉमा k अगर मैं रख दूंगा तो मेरी क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पे अगर मैं x की जगह k रख दूं, इसकी जगह h रख दूं, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगी? इन सबको उधर ले गए, am क्यूब प्लस 2am माइनस hm प्लस k इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक बनी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो am क्यूब, यहां से m कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस h टाइम्स m प्लस k इक्वल टू 0। अभी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, m1, m2 और m3, है ना? ये क्यूबिक इक्वेशन है, और इस क्यूबिक के अगर मान लो किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल पास हो रही है तो इसके जो 3 रूट होंगे वो तीनों नॉर्मल के क्या होंगे? स्लोप। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट है m1, m2 और m3। अगर आपको क्यूबिक का थोड़ा बहुत ध्यान हो, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता था?
सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए है ना। बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है? अगर कोई इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस, बोलो बच्चों याद आ रहा है कि नहीं? Yes. एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट से मान लो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट की फॉर्मूला कितना होता था? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला कितना होता था? प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ डी बाई ए आया ना, याद आ गया? यहाँ पे b कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर कितना है? 0 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, आया ना? तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि m1 प्लस m2 प्लस m3, जो तीनों नॉर्मल का जो स्लोप है उनका सम कितना होगा? 0। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी याद रख लोगे तो बहुत से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तीन को नॉर्मल, तीन अगर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं पैराबोला को, उन तीनों नॉर्मल के जो स्लोप है m1 प्लस m2 प्लस m3, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर एक और रिजल्ट याद रखना, इनका प्रोडक्ट जो होगा m1 इंटू m2 इंटू m3 माइनस डी बाई ए, डी कितना है? k, कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ k बाई ए। क्लियर? बताओ, है ना? ये देखो एक ही क्लास में अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रख लिया। 1 घंटा हुआ है लगभग, 5 बज के शायद 35 मिनट में मैंने चालू किया था, 5 मिनट बाकी है, और 1 घंटे में अपन ने लगभग पूरा पैराबोला के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लिए। अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? क्या अगर तीन नॉर्मल ड्रॉ होगी तो सम ऑफ द m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा? माइनस k अपॉन a होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? बोलो। यस सर। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। यस सर। दिक्कत नहीं। और एक और चीज अगर याद रख सको तो, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मतलब इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये जो सेंट्रोइड है, इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन होने वाला जो ट्राइंगल होगा, उसका सेंट्रोइड जो होगा वो कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। तो इससे फायदा क्या होगा? एक्स एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है सेंट्रोइड, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, तीनों को नॉर्मल पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल जो होगा वो आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तीनों को नॉर्मल से बनने वाला ट्राइंगल है, उसका सेंट्रोइड एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, चलो। बाकी m1 प्लस m2 प्लस m3 का सम कितना होगा? सॉरी 0 होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। ये मान लो पॉइंट ए पे नॉर्मल बने, दूसरी नॉर्मल पॉइंट बी पे बना देते हैं। ठीक है, दूसरी नॉर्मल पॉइंट बी पे बना दी, ए पे बना दी नॉर्मल, बी पे बना दी नॉर्मल। दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, बोथ द नॉर्मल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। बोला है कि अब पी से जो नॉर्मल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम पी टू द पिला। अब इससे भी एक नॉर्मल बना रहा हूं, उस नॉर्मल की मुझे क्या निकालनी? इक्वेशन। ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें बताओ? यहां पे आपको पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 4a, -4 है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9a, -6 है। ये गिवन डेटा है। पी के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे पूछा है कि इस पी से जो एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वेशन निकालनी। अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी तो इसका स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, तो स्लोप और पॉइंट कैसे निकालें? बताओ तरीका, बताओ तरीका। सबसे पहले तो ये बताओ स्लोप कैसे निकालोगे? क्या तरीका अपना स्लोप निकालने का? स्लोप आ गया, फिर पॉइंट के बारे में सोचेंगे। पहले बताओ स्लोप कैसे निकालें? क्या दिमाग लगाओगे? लगाओ दिमाग थोड़ा। स्लोप निकालने के लिए क्या इसमें दिमाग लगाए? एनीवन ट्राई तो करो, कोई तो बताओ।
आपके दिमाग में क्या चल रहा है? गलत होगा चलेगा, अपन लोग ही तो है आपस में। इसका अगर मुझे स्लोप पता करना है तो क्या तरीका होगा? सर टेंजेंट निकाल लेते हैं फिर स्लोप का। अभी मैंने कुछ देर पहले एक चीज बताई थी, हाँ टेंजेंट निकाल लेते हैं, क्या करें फिर? नहीं टेंजेंट वेंजेंट नहीं, इसलिए मैंने कहा था रिजल्ट काम के हैं। अगर रिजल्ट याद होगा क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व होगा, रिजल्ट याद नहीं होगा क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी एक रिजल्ट बताया था, क्या रिजल्ट बताया था थोड़ी देर पहले? सोचो, थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट बताया था, क्या रिजल्ट था वो? नॉर्मल में ही बताया था ना, तीनों नॉर्मल है, तीनों इनका नॉर्मल सम थी। 0। हाँ अभी तो बताया था, इनका सम 0 है ना, तीनों नॉर्मल के स्लोप का सम, सम किसका 0? स्लोप का सम। बोलो, नहीं बात समझ में आई? आई बात समझ में? यस। ठीक है, यस सर। इसका स्लोप है मान लो m1, इसका स्लोप है मान लो m2, इसका स्लोप है मान लो m3, तो तीनों के स्लोप का सम कितना हो जाएगा जी? अभी रिजल्ट अपन ने देखा था कि नॉर्म पैराबोला केस में किसी पॉइंट से अगर मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, उनका जो सम स्लोप का सम है, देखो इसलिए कहा था रिजल्ट अगर याद होंगे ना, इसलिए मैंने सारे रिजल्ट आपको 1 घंटे की क्लास में सारे रिजल्ट एक एक सिंगल चैप्टर के बता दिए। और देखो पैराबोला अगर स्ट्रॉन्ग हो गया ना, इलिप्स हाइपरबोला को स्ट्रॉन्ग करने में मेहनत कम लगेगी, सारी मेहनत पैराबोला में ज्यादा लगती है। पैराबोला में जितने भी रिजल्ट आज आपको मैंने बताया, उस रिजल्ट को एक पेज पे लिख लेना प्रॉपरली, उनको याद करके क्वेश्चन सॉल्विंग करना, ठीक है? और क्वेश्चन में दूंगा इसके बाद। तो इनका रिजल्ट सम का स्लोप होता है 0। अब देखो मुझे पता करना, अब m1 कैसे निकालू ये तरीका बताओ, इसका स्लोप कैसे पता करें? ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे पता करने का तरीका? आपको सिर्फ ये पॉइंट पता है, बताओ इस नॉर्मल का स्लोप कैसे पता करें m1? अच्छा, क्या इसका पैरामीट्रिक तो कोऑर्डिनेट टी y निकाल by सकते 1। हैं? टी निकाल सकते हो क्या? टी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट टी निकाल सकते हो? यस सर पैराबोला की, टू याद है। हाँ पैराबोला की किसी पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं अपन? एटी स्क्वायर, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एटी स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? 280, तो एटी स्क्वायर को अगर मैं 4a से इक्वेट कर दूं तो ए कैंसिल, यहां से टी1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-2, सॉरी टी1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, तो टी1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-2 आ जाएगी, बोलो। और वाई कोऑर्डिनेट का इसे इक्वेट करते 280 -4a से, तो यहां से भी डायरेक्ट टी1 आ जाएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट से तो डायरेक्ट टी1 आ जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट से टी1 कितना आ जाएगा? -2, -2। तो 4a 280, वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है किसी पॉइंट का? वाई कोऑर्डिनेट होता है 280, 280 को कैसे इक्वेट कर दोगे? -4a से, ठीक है? तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, तो यहाँ पर पहला में टी आ गया। अच्छा, आपको अभी बताया था नॉर्मल का स्लोप और टी में क्या रिलेशन होता है? वेरी गुड, नॉर्मल का स्लोप और टी में रिलेशन कितना होता है? -t होता है, तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? यस। तो m1 की वैल्यू आ गई कितनी? 2। अब मुझे फटाफट इसकी वैल्यू बताओ m2 की। कितनी? 3 आ रही है, ओके। m1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये मैंने इस लाइन के लिए किया था, तो m1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब इसके लिए फटाफट करते हैं, तो सेकंड y कोऑर्डिनेट को वापस इक्वेट करता हूं मैं, तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? 6 के बराबर, तो 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280, 280 किसके बराबर होगा? -6 के बराबर, तो यहाँ से t2, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t2 मान लिया, t2 कितना आ जाएगा? -3 है ना? तो स्लोप कितना आ जाएगा? टी के बराबर, दैट इज -t2, दैट इज +3 के बराबर, तो m2 कितना आ गया? 3 के बराबर। अब m1 + m2 + m3, 2 + 3 + m3 इक्वल टू 0, तो m3 कितना आ जाएगा? -5। -5। स्लोप पता कर लिया मैंने। अब स्लोप पता कर लिया, अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन कैसे पता करें? स्लोप पता, इक्वेशन लिखने का तरीका पता ही मुझे, y बराबर स्टैंडर्ड इक्वेशन mx माइनस 2am माइनस am³ याद रख सको तो, है ना? अरे बोलो, नहीं आई बात समझ में? आ गई क्या? -5x माइनस 2am, ए कितना है?
1. नहीं नहीं, 1 का है, ए तो ए ही है ना। ए कितना है, ए ही है, ये कितना आ जाएगा 10m है ना, सॉरी 10a। अरे आ रही बात समझ में। और यहाँ पे ए की Yes. जगह 5m की जगह -5 रख दो, -5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आंसर। कितना आ जाएगा, y बराबर y प्लस 5x माइनस 135 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब देखो एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। अगर रिजल्ट याद होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 0। अब m1 m2 कैसे पता करा, मुझे पता था स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -t, और t पता करने के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया, t पता चल गया, स्लोप पता चल गया, दोनों का स्लोप पता चला, तीसरे का स्लोप पता चल गया, स्लोप पता, इक्वेशन लिख देंगे, है ना। अरे बोलो क्वेश्चन टफ था लेकिन आसानी से हुआ कि नहीं हुआ। Yes. यस सर। ध्यान रखना रिजल्ट काम के बच्चों, रिजल्ट जितना अच्छे से याद रख ले उन्हें रट लेना है रिजल्ट को, रिजल्ट याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो एक दो रिजल्ट और है, इन सब रिजल्ट को एक कागज पे लिख के अगले 4-5 दिन डेली सुबह उठ के 10 मिनट रिवाइज कर लेना, तो आपका कोनिक सेक्शन का काम हो जाएगा। अब अगला जो है y² इक्वल टू 4x नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल के कुछ रिजल्ट, टेंजेंट के रिजल्ट अपन ने याद रख लिया, अब नॉर्मल के कुछ रिजल्ट याद रखना है। क्या बोला गया एक दो रिजल्ट कि p t1 पे अगर कोई मैं नॉर्मल बनाता हूं, इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट t2, तो नॉर्मल में क्या रिलेशन आएगा वो देख लो। इसका मतलब क्या है, देखो समझो कि अगर कोई पैराबोला है, उस पैराबोला में कोई पॉइंट पे मैंने नॉर्मल बनाई, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने क्या बनी नॉर्मल, जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है t1, जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है t1। ये नॉर्मल पैराबोला को किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती, मान लो क्यू पे, जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है t2। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल किस पे ध्यान रखना, क्यू पे नॉर्मल नहीं है, पी पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, पी पे नॉर्मल है, जो पैराबोला t2 पे इंटरसेक्ट कर दीजिए, t2 में भी रिलेशन क्या होता है, t2 इक्वल टू, याद रख लेना, -t1 -2/t1। तो ये भी बहुत काम आता है। नॉर्मल का दूसरा एंड पॉइंट, नॉर्मल का दूसरा एंड पॉइंट अगर निकालना है इसके टर्म्स में, t1 के टर्म्स में, तो कितना हो जाएगा -t2 -t1 -2/t1। अच्छा, इसके पहले अपन ने एक और रिलेशन इस तरह का कौन सा याद करा था, फोकल कॉर्ड के लिए आया ना। फोकल कॉर्ड के लिए क्या रिलेशन था, अगर फोकल कॉर्ड है, अगर क्या है फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास करने वाली कॉर्ड है, अगर एक है t1 दूसरा है t2, तो t2 और t1 में क्या रिलेशन आया था, t1 t2 इक्वल टू कितना आया था -1 आया ना। -1. तो ये वाला किसके लिए, फोकल कॉर्ड के लिए, ध्यान रखना दोनों में अंतर, ये फोकल कॉर्ड का रिलेशन था। और टेंजेंट में तो कोई रिलेशन होगा नहीं, टेंजेंट तो बाहर से निकल जाएगी। और नॉर्मल अगर t1 पे इंटरसेक्ट करे वापस t2 पे आती, तो t2 इक्वल टू -t1 -2/t1। ये किसके लिए, नॉर्मल के लिए। क्लियर है, याद रख लोगे, आसानी रिजल्ट काम बहुत आएगा, ये वाली याद मत रखो चलेगा। क्या बात समझ में आ गई, बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, देखो तो आज आपका काम क्या रहेगा, मैंने आपको थ्योरी और एक दो क्वेश्चन करवा दिए आज। थ्योरी में आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको पढ़ना भी है, सेल्फ स्टडी भी करना है, ठीक है। तो अपन कितना हो गया, लगभग 1 घंटे में अपन ने 1 घंटा 10 मिनट में पूरी पैराबोला की थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली, कुछ क्वेश्चंस के साथ। इस थ्योरी को एक कागज पे फॉर्मूले सारा शॉर्ट नोट में लिखो, 1-1.5 पेज पे। जो भी 1-2 पीवाईक्यू मैंने दिए उनको अभी आप देख लेना, देखना हो तो नोट्स में। मैं अभी आपको कुछ पीवाईक्यू और दूंगा विद सॉल्यूशन, उन पीवाईक्यू को आप एक बार ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन से देख लेना, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ लेना। अब कल अगर मैं क्लास लेता हूं, मोस्ट प्रोबेबली लूंगा इसी क्लास, तो कल वाली क्लास में अपन इलिप्स और हाइपरबोला पूरा एक ही क्लास में फिनिश कर देंगे। मेन पैराबोला पे ही समय लगता है, अगली क्लास में इलिप्स हाइपरबोला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन कैलकुलस कर लेंगे। क्या है, ठीक है। Yes. यस सर। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उनको 1-2 बार ट्राई कर लो, तो आज आपका पैराबोला अपने खत्म हो जाएगा। इन रिजल्ट को याद रखते हुए, अब देखो एडवांस में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, कोई ना कोई नया क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट नया नहीं लाएंगे। तो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है एडवांस में। तो अगर आपके पास टूल्स होंगे ना, फॉर्मूले होंगे, कॉन्सेप्ट याद होंगे, फॉर्मूला रटा होगा, दिमाग में चीजें होगी, और 1-2 क्वेश्चन अभी आप ट्राई कर लो, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। पैराबोला को कोई क्वेश्चन आता है, एक बार गिवन डेटा होता है ना, डायग्राम बनाना, अगर आपको उसमें से बन रहा है, इजी मीडियम क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट कर लेना, हार्ड क्वेश्चन है छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो कल कोशिश करूंगा मैं आपको इलिप्स अच्छे से पढ़ा दूं, इलिप्स हाइपरबोला, ताकि आपका ये कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोनिक सेक्शन से लगभग 3 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है, और उन 3 क्वेश्चन को आप सही करके आए। चलो ओके देन, और कुछ बोलना है तो बोल दो, और कोई रिक्वायरमेंट, कोई हेल्प, और कोई रिक्वायरमेंट, कोई हेल्प की जरूरत है क्या किसी को भी। अच्छा, आप में से किसी का 12 का परसेंटेज 75 से कम तो नहीं है।
हाँ अभिषेक बोलो 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 जल्दी बोलो। मेरे ही कम है। अच्छा आपकी कम है, आप 12th में हो कि ड्रॉपर्स बैच में? 12th में? नहीं पूजा सर, आपकी भी कम है? 12th के अभी दिए एग्जाम। अच्छा अच्छा, हरिओम और सिमृत दी मुझे या फिर रोहित मुझे एक चीज बताना कि जिन बच्चों के 75 से कम आते हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम कुछ ऐसा होता है ऑप्शन? यस सर होता है। होता है, हाँ तो उसके लिए क्या करना रहता है? सर वो अगले साल होगा जी नहीं, इसी इम्प्रूवमेंट। साल भी तो दे सकते होंगे। नो सर। सर मान पिछले साल ऐसा हुआ था, क्या? इस साल दे रहे हैं बच्चे। अच्छा वो सर पिछले साल पिछले फॉर्म साल भरा था तो इस साल एग्जाम देंगे? यस सर अच्छा हुआ अच्छा, था। मैं अगर अभी फॉर्म भरूंगा तो एग्जाम अगले साल दूंगा? सर यस इस सर। बार का तो कुछ पता नहीं है अभी, अच्छा वो अच्छा, सर स्कूल वाले ही बताएंगे शायद। ठीक है। तो बच्चों थोड़ा स्कूल में पता कर लो कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक दो सब्जेक्ट जिसमें कम नंबर आ रहे हैं, फिर आपको लग रहा है किसी में इंप्रूव आप मार्क्स कर सकते हो, उन एग्जाम की मार्क्स दे के अपने परसेंटेज को थोड़ा 75 क्रॉस कर लो, ठीक है? अगर आपका जनरल और ईडब्ल्यू थैंक यू सर। कैटेगरी है तो, और ST SC कैटेगरी है तो आपको शायद 65 लाना है, ठीक है? तो एक बार थोड़ा स्कूल में पता करना, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ पता करने की, ग्रुप में डालता हूँ इसके बारे में। मैं थोड़ा बहुत तो मैंने पता कर लिया है, बाकी इन्फॉर्मेशन में ग्रुप में आज कल में डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। और कोई दिक्कत हो मैसेज कर देना, ठीक है? ओके। ओके थैंक